हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, हाल ही दिनों में पूछे गए और आने वाले सेटों में आपसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रैक्टिस के तौर पर भी देख सकते हैं। लास्ट में बताइए 30 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हैं। 30 में से अगर आपके 25 सही हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। चलिए बता दीजिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। एक बात और ध्यान रखिए, जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है वयस्कों में हो सकती है। विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत है वह है आपका सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है, और अन्य स्रोत जो है अंडे की जर्दी, मछली का दूध, मछली का तेल और दूध और इसके सप्लीमेंट्स हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं, या हड्डियों में कैल्शियम और मिनरल की कमी के कारण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सरल क्वेश्चन है, सभी का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है भाग 2 में दिए गए। भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से जुड़े प्रावधान शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है किस वर्ष आरंभ की गई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में। 2015 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह योजना 16 जुलाई 2000 कब 16 जुलाई 2015 को 16 जुलाई 2015 16 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसकी शुरुआत हुई 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन हेतु शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई। 330 रुपए प्रति वर्ष की दर से जीवन बीमा इसमें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को, या दुर्घटना बीमा योजना 12 रुपए प्रति वर्ष के लिए है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 18 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। छोटे व्यवसायों को बिना गारंटी ऋण देने शुरू की गई। तो ये सब प्रश्न ध्यान रखिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, इसलिए आपको एक साथ बता दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1961 में। भारतीय सेना ने 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन विजय कहा गया। क्या कहा गया? तो ऑपरेशन विजय कहा गया। यह अभियान 18 दिसंबर 1961 को शुरू हुआ और 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद कर भारत में मिला दिया गया। 19 दिसंबर को हर वर्ष गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा लगभग 451 वर्षों तक पुर्तगालियों के अधीन रहा है। यह भारत में एकीकृत होने वाला अंतिम प्रमुख क्षेत्र था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में से संबंधित है। हॉर्नबिल उत्सव जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड इस प्रश्न का राइट आंसर है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य में हर वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। यह उत्सव नागालैंड की जनजातीय संस्कृति, संगीत, नृत्य और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध है। इस उत्सव का नाम राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। यहां पर इसकी जो राजधानी है नागालैंड की वो कोहिमा है। सबसे बड़ा शहर यहां का है दीमापुर शहर है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, थेलोफाइटा। थेलोफाइटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थेलोफाइटा में वे पौधे आते हैं जिनमें जड़, तना, पत्तियां स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होती। इसमें शैवाल प्रमुख रूप से शामिल है। ये सबसे सरल और आदिम पौधे होते हैं और अधिकतर जलीय होते हैं। बाकी ऑप्शन दिया एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म जो है फूल वाले पौधे होते हैं जिनमें बीज फल के अंदर होते हैं। टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा जो है इनमें जड़, तना, पत्ती होते हैं लेकिन बीज नहीं होते। और ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा जो है ये स्थलीय पौधे होते हैं परंतु जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है, जैसे मोआंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। या इसका आंसर तो आप लोग को सभी को पता होना चाहिए। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के 562 रियासतों को एकीकरण करके देश को एकजुट किया। ठीक वैसे ही जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी को एकजुट किया था। सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। वे भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। उनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में निर्मित की गई, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था, यह आपसे पूछा है। ये ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए उनके प्रयासों के लिए 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने 27 वर्षों तक जेल में रहने के बाद भी अहिंसक संघर्ष का मार्ग अपनाया। उन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। विदेशी दूसरे भारतीय हैं, दूसरे विदेशी हैं। पहले विदेशी कौन थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिन्हें सीमांत गांधी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ये पहले ऐसे गैर भारतीय नागरिक जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। एग्जाम में पूछता है यह क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी कौन थे? फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी कौन थे, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैम मानेकशॉ। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के सर्वोच्च सैन्य पद पर 1973 में पदोन्नत किया गया था। उन्हें 1971 के भारत पाक युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। फील्ड मार्शल का पद आजीवन होता है और इसे सेना का सर्वोच्च उच्च रैंक माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। बाकी विक्रम साराभाई जो है, विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके जो वर्तमान समय में प्रमुख है वो एस सोमनाथ जी हैं। और इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनता है, इसलिए आपको बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कमला हैरिस इस प्रश्न का राइट आंसर है। कमला हैरिस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई मूल की व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति बनी। वह 2021 में जो बाइडेन के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई थी। उनका मूल संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है, या इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनकी मां श्यामला गोपालन भारतीय थी।
वर्तमान समय में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, यह ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत का प्रथम राज्यसभा सांसद कौन था जिसे राष्ट्रपति ने नामित किया था? बढ़िया प्रश्न है, चलिए बता दीजिए। भारत का प्रथम राज्यसभा सांसद कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति ने नामित किया था? यह बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रश्न का राइट आंसर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम नामित राज्यसभा सांसद थे। उन्हें 1952 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। वह एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उनकी जयंती पर मनाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित कर सकते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान रखते हैं। इन्हें 1954 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले नागरिक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डल झील। डल झील इस प्रश्न का राइट आंसर है। डल झील को श्रीनगर का आभूषण कहते हैं। डल झील को श्रीनगर का आभूषण या कश्मीर की रानी भी कहा जाता है, या जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित है। झील में प्रसिद्ध हाउस बोट और शिकारा नावें चलती हैं जो पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। झील के किनारे स्थित मुगल गार्डन, हजरत दरगाह और शंकराचार्य मंदिर भी प्रसिद्ध है। बाकी ऑप्शन में दिया तो तोसोगमो झील, तो तोसोगमो झील जो है सिक्किम में स्थित बर्फीली झील के रूप में जानी जाती है। बेम्बनाड झील की बात करें तो बेम्बनाड झील जो है केरल की सबसे बड़ी और भारत की लंबी झीलों में से एक है। लोकटक झील की बात करें तो मणिपुर में स्थित है, फ्लोटिंग द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा शिखर जो है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पारसनाथ। पारसनाथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पारसनाथ जो है पारसनाथ शिखर को श्री सम्मेत शिखर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री सम्मेत शिखर जी भी कहा जाता है। या झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित और झारखंड का सबसे ऊंचा या शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर यानी कि 4479 फीट है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। या जैन धर्म के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है, क्योंकि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ऑप्शन में दिया कांगटो, तो कांगटो जो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन में दिया गिरनार, तो गिरनार जो गुजरात में स्थित है। और अनामुडी की बात करें तो केरल का सबसे ऊंचा शिखर और दक्षिण भारत का भी यह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही के दिनों में होगा भी। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 जुलाई को। यह दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है ताकि लुप्त प्राय बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिवस की स्थापना 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान हुई थी, जिसमें 13 प्रमुख बाघ आवामी देशों ने भाग लिया था। बाकी बात करें जुलाई माह के, तो चलिए जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवसों को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो 26 जुलाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कारगिल दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 30 जुलाई को विश्व मैत्री दिवस मनाया जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस। ना याद रहे तो कॉपी पेन उठाइए, एक बार नोट कर लीजिए, उसको 1-2 बार रिवीजन करिए, आपको याद हो जाएगा। यही याद करने का आसान ट्रिक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित
समर्पित है और केदारेश्वर रूप में पूजा होती। यह मंदिर कलिंग शैली का अद्भुत उदाहरण है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है, यह आपसे पूछा है। यह चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं और नहीं पर विशेष ध्यान रखिएगा, एग्जाम में लोग गलत कराते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मच्छर के काटने से फीलपाव भी होता है, डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है। फीलपाव जो होता है क्यूलेक्स, कौन सा मच्छर काटने से होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से आपका फीलपाव रोग होता है। और इसके बाद आता है मलेरिया, तो मलेरिया जो है एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और डेंगू की बात करें तो डेंगू जो है एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। बाकी हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस जो है या एक वायरल संक्रमण है जो दूषित पानी, भोजन या रक्त द्वारा फैलता है, मच्छर से नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी, यह आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी और 1236 ईस्वी में दिल्ली की सुल्ताना बनी। उन्होंने पुरुष वेश में दरबार किया और खुद को साबित किया कि महिलाएं भी शासन कर सकती। उनके शासनकाल में कई दरबारी उन्हें स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने साहस और बुद्धिमत्ता से शासन किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में 4वीं सदी ईस्वी में कराया गया था। इसकी विशेषताएं अगर बताएं आपको तो यह लगभग 7 मीटर ऊंचा और 6 टन वजनी है। यह जंग नहीं लगने वाले लौह से बना है जो इसकी धातुकारी तकनीक को दर्शाता है। इस पर संस्कृत में ब्राह्मी लिपि से शिलालेख अंकित है। यह भारत की प्राचीन धातुकला की श्रेष्ठता का प्रतीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डेविस कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेनिस से संबंधित है डेविस कप। डेविस कप दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरुष टीम टेनिस प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1900 में शुरू हुई थी। इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। डेविस कप को टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। यह प्रतियोगिता देशों के बीच खेली जाती है, व्यक्तिगत खिलाड़ियों के बीच नहीं। ध्यान रखिए डेविस कप का संबंध किससे है, तो टेनिस खेल से संबंधित है। एग्जाम में पूछता है यह प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। अगर आप लोग ऐसा जानते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय मल्होत्रा साहब। संजय मल्होत्रा साहब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संजय मल्होत्रा साहब ये आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। 11 दिसंबर 2024 को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। अब बात यहाँ हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसके पहले जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो सर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख साहब थे। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। उससे पहले जो था वो कोलकाता में था। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? बढ़िया प्रश्न, चलिए बता दीजिए। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है, यह आपसे पूछा है। ऑप्शन में दिया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और उपराष्ट्रपति का पद सीधे सीधे लिए हैं, तो यह तो इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन में दिया ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हम लोग संसदीय प्रणाली, कानून, उत्तरदायित्व और विधि का शासन हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से हम लोग गणतंत्रात्मक भावना और प्रस्तावना और हमारी संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो शब्द जोड़े गए वो फ्रांस के संविधान से हैं। परंतु चीन के संविधान से हमारे संविधान में भी कुछ
कुछ भी नहीं लिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन सी, चीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में चीन के संविधान से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। युद्ध में नवाब की हार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन की नींव रखने का अवसर मिला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को क्लाइव ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। यह एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण बढ़ाना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? बढ़िया प्रश्न है, चलिए बता दीजिए। नहीं याद हो तो कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 जिसे इसरो ने विकसित किया 2 सितंबर 2023 को PSLV की, कौन सी? PSLV XL G57, यह भी ध्यान रखें, पूछ लेता है आपसे। G57 रॉकेट द्वारा 11:50 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। यह मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसकी बनावट एक विशाल रथ के रूप में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को की गई थी। यह राज्य तेलुगु भाषी लोगों के लिए मद्रास राज्य से अलग होकर बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश है जिसने महिलाओं को मतदान देने का अधिकार शुरू किया था। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। यह अधिकार महिलाओं को 1893 में मतदान किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता केट शेपर्ड ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 0.49 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या लगभग 800 लोग हैं। या रोम इटली के भीतर स्थित एक स्वतंत्र राष्ट्र है, या कैथोलिक चर्च का प्रमुख केंद्र है और पोप का निवास स्थान भी, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो आपका रूस है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो आपका
चाइना है, परंतु भारत अब हो चुका है, परंतु अभी अगर एग्जाम में पूछता है तो चाइना ही टिक करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास जी को। चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है राष्ट्र का मित्र। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कानूनविद और नेता थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर की थी। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में आपसे सीधे सीधे आपके पेपर में छप सकते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, यह आपसे पूछा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, और आरबीआई के बारे में जो भी कुछ जानते हैं वह लिख दीजिए, लिखने से आपको याद हो जाएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे भी जरूरत है। बाकी एग्जाम के लिए हमें छोड़ दीजिए, हम आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको वीडियो से बहुत कुछ याद हो जाए। बस आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चंस ना आए उसको कॉपी पेन में प्लीज नोट कर लिया करिए और एक दो बार रिवीजन करिए, उससे आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।